Hello students, so today we will start our new topic of chapter 13 unit 8 mass energy equivalence. In this topic we have discussed about the special theory of relativity, Einstein's special theory of relativity. सो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उनकी एक फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई होगी जिसको हम एनर्जी मास रिलेशन या मास एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं, E = mc², जिसमें यहाँ पे दो लॉज क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं. एक लॉ आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दोनों चीज़ें अपने में ही क्या होती हैं, अलग अलग होती है, बट यहाँ पे E = mc² के थ्रू यहाँ पे ये दोनों लॉज क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं. इट मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो उन्होंने अपने एनर्जी मास रिलेशन से ये चीज़ बताई. अब हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, मास एनर्जी का इक्विवेलेंस पढ़ना है. इट मीन्स कि अगर मुझे किसी मास को एक पर्टिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट, आपको पता है दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, मास को हम केजी में नापते हैं एंड एनर्जी को हम जूल में नापते हैं. दोनों की अलग अलग क्या है यहाँ पे यूनिट्स, SI यूनिट्स हैं. तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्होंने इन दोनों क्वांटिटीज़ को यूनाइट करके बताया कि हम मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस देयर इज़ वेरिएशन ऑफ मास टेक प्लेस विद वेलोसिटी. अभी तक आपने जो क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी एक्वायर कर रही है या फिर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, और अगर वो कोई भी वेलोसिटी एक्वायर कर रही है तो उसके मास में चेंजेस टेक प्लेस होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया था, according to special theory of relativity it follows that the kinetic energy of a moving particle is equals to the c². What is c² here? C is the speed of light in vacuum, which is 3 × 10⁸ meter per second. So c² times of increase in mass due to its motion. तो it means जितना ज़्यादा वहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर बॉडी का मास भी इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि जब हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो आइंस्टाइन ने ये बोला था कि अगर कोई भी बॉडी है जो मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो उस केस में उसका मास भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. किसके साथ साथ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ. अब यहाँ पे जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस का एक स्टेटमेंट है उन्होंने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, उसको मैंने T से इंडिकेट कराया है. ओके, c² एज इट इज़. अब यहाँ पे टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज़ इन मास. अब इंक्रीज़ इन मास, अब देखिए जब वो बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट के केस में, उस केस में वहाँ पे जो बॉडी का मास है वो मैंने क्या लेट कर रखा है, m0. सो m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, एंड m इज़ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल. जब वो पार्टिकल मोशन में आएगा, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, तो जो भी उसका मास बनेगा वो है m. तो यहाँ पे अगर हमें चेंज निकालना है या इंक्रीज़ इन मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फाइनल मास माइनस का इनिशियल मास, मतलब फाइनल माइनस का यहाँ पे जो रेस्ट मास होगा, तो m माइनस का m0 ये है इंक्रीज़ इन मास, एंड c² ये आ गया. तो ये है हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट फॉर काइनेटिक एनर्जी. अब इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी कैसे निकाला जाएगा, इसको मैं E से इंडिकेट करा रही हूँ टोटल एनर्जी को. ओके, टोटल एनर्जी आपको पता है दोनों एनर्जी की इक्वल होती है. एक तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर बॉडी पे, दूसरी कौन सी एनर्जी, जब वो रेस्ट में थी,
जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेस्ट मास एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या है, इससे हमने टी से इंडिकेट करा रखा, प्लस यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक रेस्ट मास एनर्जी लेनी है। तो रेस्ट मास एनर्जी कैसे देता है, उसको हमें लिखना है यहाँ पे रेस्ट मास के लिए, मास क्या है m0 और साथ ही साथ c², क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी है वो मास और c² का ही प्रोडक्ट होगा। ओके, तो मास कौन सा वाला आएगा यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी के लिए, रेस्ट मास वाला ही मास आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऊपर से t की वैल्यू प्लेस कर दूँ और साथ साथ c² को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ, mc² माइनस का m0 c² एंड ये प्लस का m0 c² एज इट इज़, जिसमें से दोनों कट हो जाएंगे एंड E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी मास रिलेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो क्या है, E इज इक्वल्स टू mc², जो सबसे फेमस इक्वेशन है। ओके, और साथ ही साथ अगर कहीं पे एनर्जी में चेंज हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे मास में भी चेंज होगा, लेकिन आपको पता है ये तो कांस्टेंट ही रहता है c, तो इसका मतलब ये डेल्टा m यहाँ पे क्या है, डेल्टा m एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ इन मास को बताएगा या फिर चेंज इन मास को बताएगा। ओके, और ये चेंज इन मास किस में देखा गया है, कौन कौन सी रिएक्शंस में देखा गया है, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस होती हैं, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, उसमें ये जो इक्वेशन है वो ये फॉलो होती है। तो इसके लिए तो हम इसे आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि मास क्या नहीं करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो स्पीड के हिसाब से क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है। साथ ही साथ जो E इज इक्वल्स टू mc² इक्वेशन है वो यहाँ पे कौन से दो लॉज को यूनाइट कर रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स के दो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूनाइट कर रही है। ओके, ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिसको हम AMU से भी इंडिकेट कराते हैं, जो इसका एक्रोनिम है एटॉमिक मास यूनिट, और इसे कभी कभी शॉर्ट में म्यू भी बोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में अगर मुझे कहीं पे मोलर मास देना है ऑक्सीजन का तो 16 म्यू, इस तरीके से म्यू लिखा जाता है, तो एक्चुअली वो वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो एटॉमिक मास यूनिट है ये एक्चुअली किसकी यूनिट है। जैसे kg मास की यूनिट होती है SI यूनिट, तो वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट भी मास की ही एक यूनिट है, ठीक है। मास की ही कोई एक क्या है, यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइन एज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड कौन सा कार्बन एटम, C12, मास ऑफ 1 C12 एटम। 12 यहाँ पे क्या बोला गया है, उसका मास नंबर बोला गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, C13 भी होता है, C14 भी होता है, लेकिन जो स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का वो होता है C12। सो एटॉमिक मास यूनिट is defined as the 1/12 of the mass of 1 कार्बन एटम, एंड 1 कार्बन कौन सा वाला, C12 एटम। ओके, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे एटॉमिक मास यूनिट को मास की SI यूनिट में चेंज करना है, केजी में, कि कितने केजी होते हैं 1 AMU में, तो उसके लिए यहाँ पे छोटी सी एक्सप्रेशन देखनी पड़ेगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, 1 AMU इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 1/12, यहाँ पे भी 1/12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, साथ ही साथ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब ये कैसे निकालें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालने के लिए आप सभी को केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें 12 ग्राम, ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 12 ग्राम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने ग्राम ऑफ कार्बन होता है, तो कितने होता है, 12 ग्राम होता है, क्योंकि हम कार्बन C12 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से एटम्स की बात हो रही है, कार्बन के एटम्स की बात हो रही है, ठीक है, कार्बन की। लेकिन हमें इतने एटम्स के लिए थोड़ा निकालना है मास, हमें तो किसके लिए निकालना है, 1 कार्बन एटम के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 रखना है तो यूनिटरी मेथड आपने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन एटम अगर मुझे निकालना है तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा 12 के नीचे, 12 ग्राम और
23 इंटू 10⁻23। और आप इस ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 10⁻³ मल्टीप्लाई करा के या फिर डिवाइडेड बाय 1000 करा के। क्या कर सकते यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 1000 करा के ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी हुई है। वो क्या? 1/12 एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़, एंड मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो कितना है यहाँ पे? 12/6.023 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसे पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, जब इसे पूरा सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला एक वैल्यू निकल के आती है 1 AMU की। वो होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो 1 AMU में कितने kg होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि 1 AMU में इतने kg होते हैं। अब इतना kg ऑफ मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? देखिए केजी देख लीजिए कितना है, 10⁻27 ऑर्डर का, -27, बहुत ही कम। और इतना केजी ऑफ मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो हमें E = mc² से यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, तो प्लेस कर देते हैं यहाँ पे E = mc² में m की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg जो कि 1 AMU है, और c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी E की जूल में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोनों SI यूनिट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो निकल के आती है हमारे पास 1.4925 इंटू 10⁻10 जूल। लेकिन जब भी हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर एलिमेंट्स की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके मास इक्विवेलेंस की। तो उस केस में हम इसे किस में चेंज करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर जूल की वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 1.6 इंटू 10⁻13 से। जब इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको ये सब चीज़ें याद करके जानी है। ये तो मेथड पूरा आपको याद करके जाना है, लेकिन मेन आपको ये वैल्यू याद करके जानी है, जो कि हमारे पास निकल के आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट मीन्स 1 AMU जो है वो कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 10⁻6 की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे आंसर। तो इट मीन्स कि इतना छोटा सा पार्टिकल और वो इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हमें पता लग सकता है कि जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है कि हम छोटे से पार्टिकल से भी कितनी एनर्जी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस एनर्जी को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उस एनर्जी को, जो कि हमारी पूरी की पूरी ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंट, ये एक्चुअली यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस होती है उसमें किसकी रिएक्शंस होती है? आपस में न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है। और जब न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोड्यूस एनर्जी होती है वो वास्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा होती है। जो बहुत ज़्यादा होती है तो इट मीन्स छोटे से ही पार्ट से, छोटे से ही एलिमेंट्री पार्ट से हम जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनर्जी का कहीं पे अगर लैक हो तो उस लैक को हम क्या कर सकते हैं? फुलफ़िल कर सकते हैं, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने 1 AMU की बात करी है, तो अगर मैं आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बताऊँ कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक मतलब जो 9.1 10⁻31 kg मास है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोड्यूस कर सकता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.511 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर सकता है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो मास ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन 938.279
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, क्योंकि न्यूट्रॉन इन सबसे ज़्यादा भारी रहता है, तो वो कर सकता है 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये देखिए, ये जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके कितनी ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है। और ये जो भी चीज़ हो पाई है वो किसकी वजह से हो पाई है? आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन की वजह से।